हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 10th चैप्टर स्टार्ट किया था। तो रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, कि जिसमें हमने एडोलेसेंस, प्यूबर्टी और इस ड्यूरेशन में हमारे बॉडी में आने वाले अलग अलग चेंजेस और हम कह सकते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें हमने डीप में उसमें ऑब्जर्व की थी। उस टाइम पे हमने काफ़ी बार एक टर्म यूज़ किया था, डैट इज़ द हार्मोन्स। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एज वाइज जिस हिसाब से हार्मोन सेक्रेट होते हैं उस हिसाब से बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर में हम हार्मोन से ही आगे क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। सो व्हाट आर द हार्मोन्स वी कैन से, देन हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। ठीक है, तो हार्मोन्स जो है वो एक तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस है और ये केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो ह्यूमन बीइंग का ग्रोथ और उनका हम कह सकते हैं कि अलग अलग एक्टिविटीज जो है उनको क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। अब आप कहोगे कि ये हार्मोन्स वगैरह होता क्या है, हमें दिखता नहीं है वगैरह वगैरह। तो जनरली ऐसा होता है कि हार्मोन्स जो है वो बॉडी के ब्लड के अंदर डायरेक्टली सेक्रेट होते हैं और वो अपना टारगेट साइड यानी कि जो भी रिस्पेक्टिव ऑर्गन होता है उसको मैसेज कन्वे करते हैं और वो ऑर्गन अपना वर्क जो है वो स्टार्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से हार्मोन्स यानी कि ये जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो डायरेक्टली ब्लड के साथ मिक्स होके या ब्लड में सेक्रेट होके क्या करते हैं, अपना फंक्शनिंग करते हैं। अब ये हार्मोन्स जो भी ऑर्गन्स सेक्रेट करते हैं, ठीक है, या जनरेट करते हैं, उनको कहा जाता है ग्लैंड्स। दे आर नोन एज ग्लैंड्स। ओके, और ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड अनदर वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं कि वो अपने हार्मोन्स जो है वो डक्ट में हम कह सकते हैं कि सेक्रेट करते हैं या रिलीज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखने जाए तो स्वेट ग्लैंड्स है, ठीक है, फिर सेबेकस ग्लैंड्स है, फिर सेलिवरी ग्लैंड्स है। ठीक है, वो सारे इसके एग्जाम्पल्स है, आप इसमें जोड़ सकते हो। ठीक है, स्वेट ग्लैंड, सेबेकस ग्लैंड, सिलिवरी ग्लैंड्स, वो सब। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि वो क्या करता है, स्वेट सेक्रेट करता है। तो उसके लिए हमारे बॉडी में स्किन के पोरस पार्ट में डक्ट बने हुए होते हैं जहां से वो स्वेट क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, फिर सेबेकस ग्लैंड इन द सेंस ऑयल ग्लैंड हमारा, कि जो ऑयल सेक्रेट करता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ऑफकोर्स उसके भी हम कह सकते हैं कि स्किन के पोरस पार्ट में डक्ट बने हुए होते हैं जिसमें वो ऑयल क्या कर देगा, सेक्रेट कर देगा। ठीक है, सिलिवरी ग्लैंड्स, सिलिवरी ग्लैंड्स यानी कि ऐसे ग्लैंड्स जो सलाइवा जनरेट करते हैं। ठीक है, सलाइवा भी एक तरीके का हमारा हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव हार्मोन कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे माउथ में ये सिलिवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स होते हैं और ये सिलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा सेक्रेट करते हैं। और इसी वजह से जो आपने कहावत सुनी है, मुंह में पानी आना, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपने कई बार आपके खुद के बॉडी के अंदर भी ऑब्जर्व किया होगा। जैसे कि मैं अब भी अगर सिर्फ पिज्ज़ा का नाम दूंगा और आप पिज्ज़ा से विजुलाइज कर रहे हो तो भी आपके मुंह में पानी आ जाएगा, यानी कि सलाइवा सेक्रेट होना शुरू हो जाएगा। मुंह में पानी आना इन द सेंस क्या, सलाइवा सेक्रेट होना शुरू हो जाना। तो हम जब भी हमारी खाने की पसंदीदा चीज़ों के बारे में सिर्फ सोचते भी हैं, ठीक है, तो ब्रेन के थ्रू इन ग्लैंड्स को मैसेज ऐसा ही जाता है कि बंदा अब कुछ खाने वाला है। ठीक है, भले खाते हैं कि नहीं खाते लेकिन हमने सोचा तो सही। ठीक है, और इसी वजह से ये सिलिवरी ग्लैंड्स जो है वो तुरंत सलाइवा सेक्रेट करना शुरू कर देता है कि अगर बंदा कुछ भी खाएगा तो उसका डाइजेशन जो है वो माउथ में क्या हो जाना चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए, सलाइवा मिक्स होना चाहिए। तो इस वजह से ये हम मुंह में पानी आना कहते हैं। ठीक है, फिर हम खाते हैं या नहीं खाते वो सेकेंडरी मैटर हो जाता है। हम सोचते हैं तो दिमाग उसी वक्त क्या करता है, ये मैसेज जो है वो क्या करेगा, सिलिवरी ग्लैंड्स को पास कर देगा और सिलिवरी ग्लैंड्स क्या करेगी, अपना सलाइवा सेक्रेट करना शुरू कर देगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द सेंस कि ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। ठीक है, कि जिनमें कभी भी हम कह सकते हैं कि कोई डक्ट होता नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम कह सकते हैं कि वो अपने हार्मोन सीधे डायरेक्टली ब्लड में क्या कर देती है, सेक्रेट कर देती है।
ठीक है। वैसी ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक ही मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। TUITARY, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। फिर थायराइड ग्लैंड है, फिर एड्रिनल ग्लैंड है। ये सारे जो ग्लैंड्स है वो क्या होते हैं, हम कह सकते हैं कि डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, और वो अपने हॉर्मोन्स जो है वो क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके के ग्लैंड्स हमारे पास रहते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो कि अपने डक्ट में क्या करेंगे, अपने हॉर्मोन सेक्रेट करेंगे, स्वेट ग्लैंड है, फिर सिलिवरी ग्लैंड्स है, फिर सबेकस ग्लैंड है, वो सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो डक्टलेस ग्लैंड जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। ये पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, ये सब ग्लैंड्स क्या हार्मोन सेक्रेट करते हैं, उनका क्या फंक्शनिंग है, पैनक्रियाज है वगैरह वगैरह, तो वो सब हम आगे अब डिटेल में आगे फिर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ओके। और स्वेट ग्लैंड और उनके बारे में हमने वैसे देखने जाए तो डिटेल में देख लिया। अब कुछ ग्लैंड्स जो होते हैं वो दोनों तरीके के होते हैं कि वो अपने हार्मोन्स जो है वो डक्ट में भी सेक्रेट करते हैं और ब्लड में भी सेक्रेट करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द हार्मोन, ओके। तो कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स हैं कि जो दोनों तरीके के होते हैं, एंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं, ठीक है। कि कुछ हार्मोन्स वो डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेट करते हैं और कुछ हार्मोन्स जो है वो डक्ट में सेक्रेट करते हैं, जैसे कि पैनक्रियाज है, टेस्टीज है, ओवरीज है, तो ये हाँ ग्लैंड्स भी है, ठीक है। तो ये ऐसे ग्लैंड्स है जो कि क्या करते हैं, दोनों तरीके के फंक्शनिंग ऑब्जर्व करवाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि डक्ट में भी हार्मोन सेक्रेट करते हैं या डक्टलेस यानी कि डायरेक्टली ब्लड में भी वो सेक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स के साथ इंट्रोडक्शन, और उसी के साथ में ग्लैंड्स जो कि ऐसे ऑर्गन्स है जो कि क्या करती है, हार्मोन्स सेक्रेट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स है, ठीक है, ये जनरली हम कह सकते हैं कि हमारे सेक्स ऑर्गेनल्स जो होते हैं वही क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं, ठीक है। अगेन सेक्स ऑर्गन्स हम देखने जाए तो मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि उनके अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग तरीके के हार्मोन्स क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, ओके। तो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्स हार्मोन के बारे में। तो सेक्स हार्मोन्स इन द सेंस क्या कि हम कह सकते हैं कि ये भी मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं। मेल सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टीज सेक्रेट करते हैं, दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन जो कि मेल के टेस्टीज सेक्रेट करते हैं उसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन जो कि फीमेल ओवरीज सेक्रेट करती है दैट इज नोन एज ईस्ट्रोजन, ओके। उसको क्या कहा जाता है, ईस्ट्रोजन कहा जाता है। तो ये दो जो हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स हैं ये हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं। अब इनको भी कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन के नीचे लोकेटेड होता है, लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन में। वो क्या करेगा, अपने हार्मोन सेक्रेट करेगा, जो हार्मोन्स ट्रैवल करके रिस्पेक्टिव सेक्स हार्मोन के पास जाएंगे, मेल में टेस्टिस के पास और फीमेल में ओवरीज में, और उनको इंडिकेट करेंगे, और तब जाके हम कह सकते हैं कि मेल जो है उनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल बॉडी जो है उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सेक्रेट होगा। और इन हार्मोन्स के सेक्रेशन के थ्रू हम कह सकते हैं कि उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं। मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और फीमेल के अंदर एग का प्रोडक्शन यानी कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनमें हार्मोन के सेक्रेशंस पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है और हार्मोन सेक्रेशन स्टार्ट करवाता है। तो इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के हम कह सकते हैं कि ग्लैंड्स को और हार्मोन सेक्रेशंस को कंट्रोल करता है, और इस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ठीक है, उसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है।
ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी सारे अलग अलग ग्लैंड्स को, हार्मोन सेक्रेशन, सभी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हमने ऑलमोस्ट हार्मोन्स के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की है। ठीक है, आगे हम अलग अलग कुछ ग्लैंड्स है और उनके हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप ये चीज़ें लिख लीजिए और फिर हम जाते हैं रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ठीक है, उसमें हम देखेंगे। पहले ये आप लेक्चर पॉज करके लिख लो। ओके, now next topic, phase of life in humans। तो देखो, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन द सेंस क्या, तो फेज यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, तो ह्यूमन बीइंग में वो कब से लेके कब तक रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल रहते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जाए मेल में। तो मेल में रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम प्यूबर्टी से स्टार्ट करके हम कह सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग तक वो क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, या होते ही है। ठीक है, और उनका रिप्रोडक्टिव फेज यही रहता है कि फ्रॉम प्यूबर्टी अप टू द वी कैन से दैट लाइफ लॉन्ग, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब तक हम कह सकते हैं कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद लाइफ लॉन्ग मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि दे आर कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन। ठीक है, उनके टेस्टिस जो है वो स्पर्म क्या करते रहेंगे, मतलब स्पर्म जनरेट करते ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन फीमेल में वैसा नहीं होता। ठीक है, फीमेल में क्या रहेगा कि जब उनका एग प्रोडक्शन ओवरी में स्टार्ट होता है, यानी कि जब हम कह सकते हैं कि वो प्यूबर्टी उनमें अचीव होता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फेज को कहा जाता है मेनार्क, दैट इज नोन एज मेनार्क। ठीक है, और फीमेल में ये होता है कि एवरी मंथ एग जनरेट होता है। उनकी ओवरीज जो होती है वो क्या करती है, हर एक मंथ में एग प्रोड्यूस करती है, और वो एग जो है, ठीक है, जैसे कि हम देखें, तो वो ओवरी में से जब भी एग प्रोड्यूस होता है तो वो एग प्रोड्यूस होके फैलोपियन ट्यूब के एंड में रहता है। ठीक है, एंड इट विल वेट कि अगर स्पर्म आए, ठीक है, अगर स्पर्म आए और उसको फर्टिलाइज करे। ठीक है, स्पर्म आए और उसको फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, जायगोट में कन्वर्ट होगा, और जायगोट में से वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और वो एम्ब्रियो जो है वो ट्रैवल करते करते कहाँ पे आ जाता है, हम कह सकते हैं कि यूट्रस की वॉल में आ जाता है, और वहां पे क्या होगा, बेबी डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पे अगर स्पर्म उसको फर्टिलाइज ना करे तो, ठीक है, पर ये चांसेस है। इस वजह से क्या होता है कि जब भी ओवरीज जो है, फीमेल ओवरीज जो है वो एग प्रोड्यूस करती है, तो इस टाइम पे यूट्रस के जो लाइनिंग्स होते हैं वो ठीक हो जाता है, ठीक लाइनिंग्स वहां पे डेवलप होते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, और क्या होगा कि ये यूट्रस जो होगा, इट विल, वी कैन से दैट, गेट एम्बिटेड, और एल्स वी कैन से दैट प्रिपेयर इटसेल्फ टू कंसीव अ बेबी। ठीक है, यूट्रस जो होगा वो खुद को बेबी कंसीव करने के लिए क्या कर देगा, प्रिपेयर कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें लाइनिंग्स वगैरह सारे
बन जाएंगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स के। और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्ब्रियो बनेगा और एग यहाँ पे आएगा, या हम कह सकते हैं कि जायगोट यहाँ पे आएगा, और वो क्या होगा, ग्रेजुअली डेवलप होगा, और हम कह सकते हैं कि बेबी इसमें ग्रोथ करेगा, और बेबी जो होगा वो वजाइना के थ्रू क्या हो जाएगा, बॉर्न हो जाएगा। लेकिन इन द सेंस अगर सपोज मान लो कि एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा कि आफ्टर 28 डेज के बाद ये एग और ये सारे लाइनिंग्स वगैरह सारी चीजें ब्रेक हो जाती है और ब्लीडिंग के फॉर्म में वजाइना में से सेक्रेट हो जाती है, ठीक है। ये पूरा 28 डेज का साइकिल होता है, मतलब कि स्टार्टिंग में एग जनरेट हुआ, अब थोड़े दिनों के लिए फॉर फ्यू डेज एग विल वेट हियर फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर एग का फर्टिलाइजेशन होता है तो बाद में यहाँ पे अगेन जैसे मैं कह रहा हूं कि एम्ब्रियो एम्बेडेड हो जाएगा इधर, और ओवरीज जो होगी वो नया एग बाद में प्रोड्यूस ही नहीं करेगी कभी भी मंथली तक, ठीक है, जब तक बेबी नहीं बॉर्न हो जाता तब तक कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एग अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो कुछ दिनों तक यहाँ पे वेट करेगा, और वेट करने के बाद हम कह सकते हैं कि आफ्टर 28 डेज वो एग और ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय होके वजाइना में से ब्लीडिंग के फॉर्म में क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और इस टाइम पे फीमेल विल सफर विद द वी कैन से दैट स्टमक पेन, ठीक है, उनको ऑफ कोर्स स्टमक पेन होता है, ओके। तो ये जो पूरा एक साइकिल है, वापस से फिर क्या होगा, नया एग जनरेट होगा, इट विल वेट फॉर फ्यू डेज, ओके, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करेगा, सब चीजें होगी, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सारी चीजें ब्लीडिंग के फॉर्म में अगेन बाहर, ये चलता ही रहेगा साइकिल, ठीक है। तो इस साइकिल को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और फीमेल में ऐसा होता है कि एट द एज ऑफ 45 to 50 ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ग्रेजुअली इरेगुलर हो जाता है, मतलब जो हर 28 डेज में हो रहा था या 30 डेज में हो रहा था वो ग्रेजुअली इरेगुलर हो जाएगा, 2 मंथ 6 मंथ है वैसे, ठीक है, और ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो स्टॉपिंग पीरियड होता है दैट इज नोन एज मेनोपॉज, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, मेनोपॉज कहा जाता है, ओके। स्टार्टिंग पीरियड दैट इज मेनाक एंड एंडिंग फेज दैट इज नोन एज मेनोपॉज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज मेनाक से स्टार्ट करके मेनोपॉज तक होता है। जब ये साइकिल बंद हो जाएगा, मतलब कि एग जनरेट होना बंद हो जाएगा अराउंड 50 ईयर्स की एज पे, एग जनरेट होना बंद हो जाएगा तो बाद में फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब that we can say that in female this phase will be the reproductive phase starting from the menarche, जब वो प्यूबर्टी अचीव करती है और फर्स्ट उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब, और वहां से लेके मेनोपॉज तक का। मेल में ऐसा नहीं होता है, जनरली हम अगर देखने जाए तो उनमें 13 ईयर्स के आसपास से जब प्यूबर्टी वो गेन करते हैं तब से लाइफ लॉन्ग तक ये चलता रहता है। फीमेल में ऐसा होता है कि 10 to 12 ईयर्स की एज पे जब उनका ये हम कह सकते हैं कि प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तब से लेके 45 to 50 ईयर्स की एज तक वो रिप्रोडक्शन के लिए या रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी उनका रहता है, ठीक है। बाद में वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल रहते नहीं है, ठीक है। तो ये जो है दैट इज वी कैन से दैट रिप्रोडक्टिव फेज इन फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, ठीक है। तो शॉर्ट में अगर हम याद रखें तो मेल में प्यूबर्टी से यानी कि 13 ईयर्स से लाइफ लॉन्ग तक, ठीक है। फीमेल में 10 to 12 यानी कि प्यूबर्टी से जिसको कहा जाता है मेनाक, वहां से स्टार्ट करके मेनोपॉज तक, दैट इज द एज वी कैन से दैट 45 to 50 ईयर्स, ओके। तो ये जो है वो है रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस, ओके। तो ये आप लोग लिख लीजिए और उसके बाद हम देखते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। Okay, now we are going to discuss about the chromosomes and sex determination.
मैं 2 टॉपिक यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ। आप लोगों को एक सेक्स क्रोमोसोम्स का अलग टॉपिक दिया है और हाउ इज द सेक्स ऑफ अ बेबी डिटरमाइन, ये दोनों टॉपिक मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ, सेक्स क्रोमोसोम्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ह्यूमन सेल जो होता है, ठीक है, उसके अंदर हमेशा न्यूक्लियस होता है, हमने देखा हुआ है, और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। अब हर एक न्यूक्लियस के अंदर या हर एक सेल के अंदर हम कह सकते हैं कि 23 पैर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से एक पैर यानी कि 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं जिनको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनको उनके अपीयरेंस के हिसाब से एक्स और वाई वैसा कहा जाता है, क्योंकि वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमोसोम्स जो होंगे वो, ठीक है, ऐसे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसे तो इनको एक्स और वाई क्रोमोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। ये जो होंगे वो क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे। अब ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे हेरिडिटी है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, कि जब मेल और फीमेल का हम कह सकते हैं कि गैमेट्स का फ्यूजन होगा तब अल्टीमेटली ये क्रोमोसोम्स का भी फ्यूजन होगा, और इसी वजह से जो हेरिडिटी वाला पार्ट हमने आगे के चैप्टर में डिस्कस किया था वो इसी के ऊपर क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है, कि ह्यूमन हेरिडिटी जो है यानी कि उनके हम कह सकते हैं कि कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स के साथ मिलती जुलती रहती है, तो उनकी वजह यही होती है। अब यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन द सेंस कि कौन से क्रोमोसोम्स किस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंबाइन होते हैं, इस हिसाब से डिपेंडेंटली रहता है कि बेबी का जो सेक्स है वो मेल रहेगा या फीमेल रहेगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स जो है, ठीक है, उनमें फीमेल एग जो है वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है। फीमेल एग जो है वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है, ओके। एग जो है वो हमेशा क्या करता है, एक्स क्रोमोसोम ही कैरी करता है, ठीक है, उसमें और कोई क्रोमोसोम होता नहीं है। लेकिन मेल का जो स्पर्म होता है वो स्पर्म में या स्पर्म के सेल में 2 तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं। कुछ हाफ ऑफ द सम में हम कह सकते हैं, स्पर्म में हम कह सकते हैं कि एक्स क्रोमोसोम होता है, और बाकी के हाफ ऑफ द स्पर्म्स में हम कह सकते हैं कि वाई क्रोमोसोम होता है। तो अब मेल का जो स्पर्म है वो अगर हम कह सकते हैं कि एक्स क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म जो होता है, ठीक है, वो अगर कंबाइन होता है या फर्टिलाइज करता है फीमेल एग को, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म है वो अगर फर्टिलाइज करता है फीमेल एग को, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको कहा जाता है एक्स एक्स, और उससे हम कह सकते हैं कि गर्ल या फीमेल चाइल्ड जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है। और अगर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम वाले एग को मेल का वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है, तो इससे जो कॉम्बिनेशन बनता है दैट इज एक्स वाई, और इससे हम कह सकते हैं कि बॉय या तो फिर मेल चाइल्ड जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। फीमेल का जो एग है उसमें तो एक्स क्रोमोसोम ही होता है, मेल के कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम 50% में, और कुछ स्पर्म्स में क्या होता है, वाई क्रोमोसोम होता है उनके सेल के अंदर। अब अगर हम यहाँ पे एक्स अगर मतलब इन द केस कि अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो है वो फीमेल एग को फर्टिलाइज करता है तो एक्स एक्स कॉम्बिनेशन से गर्ल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड डेवलप होता है, और अगर एक्स क्रोमोसोम वाले फीमेल एग को वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है तो एक्स वाई कॉम्बिनेशन बनता है, और जिससे बॉय या तो फिर मेल चाइल्ड डेवलप होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको खास करके इस वजह से दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली नेचुरल प्रोसेस है, ये किसी के हैंड में नहीं होता या हैंड पिक चीज़ नहीं होती है कि हाँ भाई एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म ही जाए या वाई क्रोमोसोम वाला ही स्पर्म जाए, ठीक है। दिस इज कम्प्लीटली वी कैन से दैट नेचुरल प्रोसेस, और ये खास करके आपको इस वजह से दिया गया है क्योंकि हमारे हम कह सकते हैं कि अब जो रूरल रीजन में खास करके हम कह सकते हैं या विलेजेस वगैरह में कह सकते हैं कि अभी भी एक ऐसे इस तरीके का मैथ है, या तो फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि अलग अलग मान्यताएं हैं
कि अगर गर्ल चाइल्ड प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, पर ऐसा है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फीमेल का एग तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही कैरी करता है, ठीक है। मेल का स्पर्म कौन सा फर्टिलाइज करता है एग को, उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है कि गर्ल चाइल्ड रहता है कि बॉय चाइल्ड रहता है, ठीक है। तो इसमें फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना तो मेल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये कंप्लीटली नेचुरल प्रोसेस है, किसी के हाथ में नहीं है कि कौन सा क्रोमोसोम फर्टिलाइज करे। पर एक ऐसी इस तरीके की हम कह सकते हैं कि मैथ है या तो फिर ऐसी मान्यताएं है, इसकी वजह से फीमेल को क्या किया जाता है, इसके लिए कोसा जाता है, ठीक है। आपने अगर बहुत पहले एक रियलिटी शो आता था सत्यमेव जयते, तो इसके ऊपर ये फीमेल फेटिसाइड के ऊपर काफ़ी सारा हम कह सकते हैं कि डिस्कशन किया गया था, ठीक है। तो अगर आपने वो एपिसोड देखा हो तो आपको मालूम हो, ठीक है। फिर आपने एसएस में भी पढ़ा होगा कि जो आई थिंक सो वो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने ये सारी जो प्रोसेस थी वो क्या कर दी थी, एलिमिनेट कर दी थी, कि जिसमें फीमेल चाइल्ड को क्या किया जाता था, मिल्क बाउल में डुबो दिया जाता था या ऐसा कुछ समथिंग था। तो ये जो है वो सारे अलग अलग तरीके के हम कह सकते हैं कि मैथ और टैबूज हैं, जो कि हमारे कल्चर में चल रहे हैं, लेकिन जिसका कोई मतलब नहीं है। वैसे ही दूसरा मैथ ये है कि जो हमने अभी इसके पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस किया गर्ल का, कि जिसमें लास्ट 4-5 डेज रहते हैं कि जिसमें उनके वजाइना में से ये ब्लड के फॉर्म में सारी चीज़ें रिलीज हो जाती है, एग और जो यूट्रस प्रिपेयर होता है वो सारी चीज़ें, तो उसमें उन 4 to 5 डेज जितना टाइम या 3 to 5 डेज जितना टाइम लगता है। तो ऐसा भी एक हम कह सकते हैं कि मैथ है कि इस ड्यूरेशन में फीमेल जो है वो कभी भी टेम्पल में नहीं जा सकते, फीमेल जो है वो कभी भी किचन में काम नहीं कर सकते, इस तरीके के भी अलग अलग तरीके के मैथ्स है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि गलत है, जिसका हम कोई बेस है नहीं। हाँ, ये चीज़ है कि भाई इस टाइम पे ऑफकोर्स फीमेल को पेन होता है, उनको रेस्ट करना चाहिए, दैट इज़ द अनदर पार्ट, ठीक है। पर इस वजह से वो इन सब जगह पे जा नहीं सकते, कुक नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, तो ये कम्प्लीटली बेसलेस चीज़ें है, ठीक है। तो इस वजह से एक टॉपिक आपको ये भी दिया हुआ है, मैथ्स एंड टैबूज रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन, जिसमें ये खास करके 2 तरीके के जो मैथ है, ठीक है, कि एक ये मैथ कि भाई फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल चाइल्ड, वो कम्प्लीटली रॉन्ग है, और दूसरा कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल कैन नॉट एंटर इनटू द किचन और टेम्पल, दैट इज कम्प्लीटली अ बेसलेस, ओके। तो इतनी चीज़ें हमने डिस्कस की, मैथ एंड टैबूज रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन, एंड वी कैन से दैट सेक्स क्रोमोसोम्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, अगर आपको ये ड्रॉ करना हो तो ये खास आप ड्रॉ कर लीजिए, कि जिससे आपका सेक्स डिटर्मिनेशन आपको तुरंत याद रह जाएगा, थियरी रीड नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप देख लीजिए। ओके, तो आज के सेशन में हम यहाँ तक रखते हैं। अब हमारे वैसे देखने जाए तो 2 ही टॉपिक बाकी है, एक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और दूसरा है हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। मतलब इसमें अलग अलग हमारे पास ग्लैंड्स हैं, और वो अलग अलग ग्लैंड्स जो है वो क्या हार्मोन सेक्रेट करती है, और साथ ही साथ में उनका क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आज के सेशन में रखते हैं, रीड कर लेना आप लोग ऑफकोर्स नोट्स में से, ठीक है। और सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।